हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 31 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा। यानी 2024 का आपका जो है ये अंतिम दिन है। इसके बाद आपका 2025 शुरू होने वाला है, आप सब जानते होंगे। तो आपके पास एक मौका होगा 2025 नया वर्ष के उपलक्ष्य में। आपके अंदर जो भी कमी है, अगर आप पढ़ाई सही से नहीं कर रहे हैं तो आप जो है उसको मतलब सुधारने का एक मौका है। इसी उपलक्ष्य में जो है आप अपना पढ़ाई जो है कुछ अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। इसमें आप अपना एक कैलेंडर बना सकते हैं, कैसे जो हमें रेगुलर जो है उसको फॉलो करना है। तो ये आपके पास नया अवसर आया है, तो इस अवसर का जो है आप लाभ उठाइए। आपके अंदर कोई अगर गलत हैबिट है, जैसे आप मान लीजिए सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तो ये सब आदत भी इस उपलक्ष्य में जो है आप छोड़ सकते हैं। तो आपके पास एक अवसर होता है नए साल के उपलक्ष्य में। तो आप निश्चित रूप से जो है नए साल में, नया साल आने का मतलब ये नहीं है कि मतलब उसको आप सेलिब्रेट करके जो है ऐसे ही मतलब मना लीजिए, उसके बाद जो है नया साल फिर वैसे जैसे पिछला चल रहा था वैसे चलने लगे। आपका ये नया साल के मतलब यह होता है कि आप उसमें कुछ जरूर जो है बदलाव लाइए। तो निश्चित रूप से हर आदमी को, हर व्यक्ति को जो है अपने अंदर कुछ बदलाव लाना चाहिए नए साल के उपलक्ष्य में। तो आप जो है हम भी आप लोग को जो है नए साल पे जो है आपको ये वो करते हैं कि नए नए स्पेशल वीडियो जो न्यूज में चल रहा है वो आपको लेकर आएंगे। और जो है आपका एनसीईआरटी का कुछ सब्जेक्ट जो है मैं खुद अपना जो है उसको आपको डिलीवर करूंगा लेक्चर। तो एनसीईआरटी बेस्ड जो है पूरा जो सेशन होगा, जैसे इसका पॉलिटिकल साइंस का हो गया, उसके बाद ज्योग्राफी का हो गया। इसको तो मैं दोनों जो है आपको लेक्चर ले आऊंगा। तो आपको ये नए साल पर जो है आपको बता रहा हूँ। तो आपके पास एक मौका होगा जो है नए साल को इस रूप में मनाने का कि हम कुछ जो है बदलाव करें अपने आप में। तो आप जो है इस तरह से ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है अपना थोड़ा पढ़ाई और जो है बढ़ा दीजिए नए साल के उस उपलक्ष्य में। तो आज जो है शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स का। आप सब जानते होंगे हम हर करंट अफेयर्स आपका स्टेटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से पूरा जो है डिस्कशन करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। भारत के पहले जो है फिशिंग कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट को जो है कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य में जो है लागू की जाएगी। तो यह किस राज्य में जो है स्थित है? तो पहले ये जानिएगा, ये जो है फिशिंग कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट ये होता है जो इसका मतलब ये होता है, ये प्रोजेक्ट क्यों शुरू किया जा रहा है? तो ये प्रजातियों का जो व्यवहार है और उसके आवास का अध्ययन करेगा, और जिससे जो संकटग्रस्त फिशिंग कैट के संरक्षण में जो प्रयास है उसको जो है बढ़ावा दिया जाएगा। कहने का मतलब जो मतलब उसके आवासों के बीच में जो है खतरा है उसके बारे में जो है इसका अध्ययन करके उस पर कायम किया जाएगा। तो ये कहाँ स्थित है? और पहला ये होगा, इसलिए जो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कॉलरिंग प्रोजेक्ट जो है कैट कॉलरिंग फिशिंग कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट जो है कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य में शुरू किया जाएगा। तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। तो याद रखना है, क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिएगा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिला में ये जो है स्थित है। और भारतीय वन्यजीव संस्थान है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो देहरादून में स्थित है, वो उसके सहयोग से है भारत के पहले फिशिंग कैट कॉलरिंग है। ये देखिए कॉलरिंग है, यहाँ कॉलरिंग प्रोजेक्ट है को आंध्र प्रदेश में स्थित कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य में जो है लागू करने की तैयारी कर रहा है। कौन कर रहा है? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान करेगा। तो याद रखना है ये जो है आपका कॉलरिंग है। तो इसके बाद इसमें कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में विशेषता क्या है? वहां जो है घने मैंग्रोव और सूखे पत्तेदार उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। प्राणी में देखेंगे तो फिशिंग कैट्स, जयकाल, ये सब जो है सियार जिसे कहते हैं, ये सब वहां पाया जाता है। तो याद रखना है। देखिएगा आपको मैप के माध्यम से दिखाता हूँ। ये देखिएगा कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ आंध्र प्रदेश के। तो ये याद रखना है। ये देखिएगा आंध्र प्रदेश के आपके हम लगभग सारे जो है जितने नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व, सब दिखा दिए हैं। तो मतलब आप चाहें तो इसको जो है देख भी सकते हैं। बस आता है कि हमारा जो है ये कौन सा टारगेट था, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो याद रखना यहीं पर जो है भारत के पहले फिशिंग कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट को जो है शुरू किया जाएगा। और कौन करेगा ये भी आपको याद रखना, भारतीय वन्यजीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस भारतीय कंपनी को जो है दूसरी बार ग्रेट +2 वर्ग का जो है दर्जा दिया गया है? तो किस कंपनी को जो है दिया गया है? याद रखना आपको विकल्प में देखिएगा, कोल इंडिया लिमिटेड को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को और हिंडाल्को को। तो सही उत्तर आपका रहेगा सेल को जो है SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को जो है ये दर्जा दिया गया है। तो याद रखना क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, क्योंकि ये दूसरी बार भी इसको जो है ग्रेट प्लेस टू वर्क जो है इसका खिताब दिया गया है। तो देखिएगा इसके बारे में डिटेल्स है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल को जो है जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक के लिए जो है ग्रेट प्लस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा इंडिया द्वारा जो है प्रतिष्ठित ग्रेट प्लस टू वर्क का जो है दर्जा दिया गया है। अब यह सेल को यह दर्जा जो दूसरी बार दिया गया है। इससे पहले दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक के लिए जो है अभी जो चल रहा है दिसंबर 2024 तक के लिए यह दर्जा दिया गया था। इसमें ग्रेड प्लस टू वर्क का जो इंस्टीट्यूट ये एक जो है ये इंस्टीट्यूट जो है यह एक वैश्विक संगठन है जो कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया अपना करके नियोक्ताओं द्वारा जो है उत्कृष्ट कर्मचारी तैयार करने को जो है मान्यता प्रदान करता है। तो इसलिए जो है इसको दिया जाता है, इसको इसलिए दिया गया है सेल को, क्योंकि सेल के संस्थान ने जो है व्यापक संरक्षण में सेल के कर्मचारियों से सीधे फीडबैक के आधार पर सेल को यह दर्जा जो है प्रदान किया है। तो याद रखना है ये वैश्विक जो है संगठन है जो इसको मान्यता देता है। अमरेंदु प्रकाश इसके जो है अध्यक्ष है वर्तमान में सेल के। 1954 में सेल का स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो है ये आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में काला सागर में जो है तेल रिसाव के कारण है किस देश द्वारा जो है संघीय आपातकाल यानी फेडरल इमरजेंसी घोषित किया गया है। तो आप जो है ये किस देश के द्वारा, आप देखिएगा ये काला सागर ब्लैक सी जो है न्यूज में है। तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि जो न्यूज में रहता है उसी के आसपास जो है क्वेश्चन जो है पूछता है। लगता है कि ये ज्योग्राफी से पूछा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं करंट में मुद्दा चल रहा होता है तब उससे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो काला सागर जो है तेल रिसाव मतलब हुआ तो किस देश ने जो है संघीय आपातकाल घोषित किया है। तो सही उत्तर आपका रूस सही रहेगा। लेकिन आपको ये जानना है कि ये चारों देश आपके रूस से जो है ब्लैक सी से सटे हुए हैं, तो सीमा साझा करते हैं। लेकिन रूस जो है रूस का टैंकर था जो है उसके कारण से तेल रिसाव हुआ था, इसलिए जो है फेडरल इमरजेंसी घोषित किया गया है। तो रूस ने जो है काला सागर में रूस के 2 टैंकरों में जो है तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल यानी फेडरल इमरजेंसी जो है घोषित किया है। और काला सागर से देखेंगे तो सीमा साझा करने वाले देश जो है रूस हो गया, यूक्रेन हो गया, बुल्गारिया हो गया, रोमानिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, तुर्की हो गया, तुर्की जिसे कहते हैं वर्तमान में। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि काला सागर से जो है कौन सा देश सीमा साझा नहीं करता। तो इसमें से 3 देश कोई उठा लेगा, 1 देश कोई दूसरा दे देगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूं। तो अब फिर से इसको देख लीजिएगा, रूस हो गया, यूक्रेन हो गया, बुल्गारिया हो गया, रोमानिया हो गया, जॉर्जिया, तुर्की। आपको पता होगा रूस और यूक्रेन में जो है यहाँ काला सागर में स्थित जो है क्रीमिया द्वीप के कारण से ही युद्ध हुआ है। और ये मतलब क्रीमिया का एक तो युद्ध का कारण था, दूसरे नंबर जो नाटो में अभी शामिल हो गया, लेकिन मेन कारण जो है क्रीमिया ही है इनके युद्ध के बीच में। और यहाँ देखेंगे आप एक कर्ज जल संधि है जो काला सागर और अजोब सागर के बीच जो है स्थित है। इसको आप डिटेल्स में देखिएगा, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनने की पूरा संभावना है। तो आपको बताएं जो है ये अजोब सागर है, सी ऑफ अजोब, और ये देखिएगा कर्च जल संधि है, कर्च स्ट्रेट है, और ये कौन सा आपका काला सागर ब्लैक सी है। तो इसके जो है सी ऑफ अजोब और ब्लैक सी को जो है कौन जोड़ता है, कर्च जो है जल संधि जोड़ता है। तो ये याद रखना है। दूसरे नंबर ये एक बास्पोरस जल संधि है, ये काला सागर और सी ऑफ मारमुरा के बीच में जो है इसको जोड़ता है। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिएगा सी ऑफ मारमुरा यहाँ है और बास्पोरस जल संधि के माध्यम से जो है काला सागर से जुड़ता है। ये सब क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अब देखिएगा इसके जो है आसपास जो 2 देश आपको बताए, तो आपको ये देखना होगा। यहाँ जो आपको बताए मालडोवा इससे नहीं सटा है, तो मालडोवा को आपको याद रखना है कि मालडोवा देखिएगा यहाँ से आपका देखेंगे तो मालडोवा यहाँ से बॉर्डर जो है, यही क्वेश्चन पूछा गया हमको तब याद आ गया कि मालडोवा इससे जो है सीमा साझा करता है कि नहीं। तो ये मालडोवा इससे सीमा साझा नहीं करता है। तो आपको जो जितना बताया, रूस हो गया, यहाँ आप देखेंगे रूस हो गया, यूक्रेन यहाँ हो गया, जॉर्जिया यहाँ हो गया, यूक्रेन यहाँ हो गया। उसके बाद आप देखेंगे बुल्गारिया हो गया, देखिएगा यहाँ बुल्गारिया है। उसके बाद आपका जो है रोमानिया, जॉर्जिया, यहाँ जॉर्जिया हो गया आपका, तुर्की हो गया और रोमानिया हो गया। तो ये सब इसके जो है सीमा साझा करते हैं। तो आपको याद रखना है। देखिएगा थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा है देशों का सीमा, लेकिन आप मैप में जाकर के देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ से किसका सीमा है, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन इज बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको जो है जरूर शेयर करिएगा स्टडी ग्रुप में, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इससे जुड़ सकें। अगला देखिएगा, ट्रैवल लीजर इंडिया के जो है सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डे का जो है पुरस्कार किस एयरपोर्ट को जो है दिया गया है। तो ट्रैवल लीजर इंडिया के द्वारा इसको जो दिया गया है, तो आपको बताना है किसको दिया गया है। सही उत्तर आपका रहेगा गोवा के जो एयरपोर्ट है, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट गोवा, इसको जो है ये खिताब दिया गया है। किसके द्वारा? ट्रैवल लीजर इंडिया के द्वारा सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डे का खिताब पुरस्कार। तो ये आपको याद रखना है। देखिएगा, आपको हम बता दिए मनोहर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को जो है ट्रैवल लीजर इंडिया द्वारा जो है इंडिया का जो है सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डे का जो है पुरस्कार मिला है। तो याद रखना है, मनोहर पर्रिकर जो है गोवा के पूर्व जो है मुख्यमंत्री थे, उनके नाम पर जो है ये बना था। तो अगर अगला देखिएगा, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता जो है जिमी कार्टर का निधन हो गया है। तो ये बताना है आपको, जिमी कार्टर जो है किस देश के राष्ट्रपति थे और नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार जीते थे। तो सही उत्तर आपका रहेगा यूएसए के जो है ये राष्ट्रपति थे। तो 39वें राष्ट्रपति थे यूएसए के, उनको अभी जो है डेथ हो गया है। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो है और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जो है जिमी कार्टर का निधन हो गया है। वह जो है अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति थे और कब से कब तक थे? तो 1977 से 1981 तक जो है अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति रहे थे। इनको जो है 21वें राष्ट्रपति को जो है कार्टर को मानवाधिकारों और वैश्विक शांति के प्रति जो है उनकी प्रतिबद्धता के लिए याद किया जाता है। और ये जो है 2002 में नोबेल पीस प्राइज जो है उनको जो है दिया गया था। तो ये भी याद रखना है। ये देखिएगा, यही है जिमी कार्टर। तो याद रखना है, यूएसए के जो है 39वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। असल में इनका जो है यूएसए के राष्ट्रपति है, उसके कार्ड से भी शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता है, उसके कार्ड से भी, दोनों कार्ड से जो है ये न्यूज में है। मतलब ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। अगला देखिएगा, किस अफ्रीकी देश ने जो है मारबर्ग वायरस के प्रकोप की जो है समाप्ति की घोषणा की है। तो किस अफ्रीकी देश ने की है? तो सही उत्तर आपका रहेगा, विकल्प में पहले देखिए रवांडा, बुरुंडी, उसके बाद युगांडा, केन्या। सही उत्तर आपका रहेगा कौन? रवांडा ने इस जो है घोषणा किया है। तो याद रखना है, इस क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। रवांडा की राजधानी आपका जो है किगाली होता है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो याद रखना है, अफ्रीकी देश है किगाली। तो देखिएगा, मारबर्ग वायरस जो है यह एक जो है बहुत खतरनाक वायरस है, जो वायरल रक्तस्रावी बुखार का जो है कारण बनता है। तो वायरल रक्तस्रावी बुखार का कारण बनता है, ज्यादा करके व्यक्ति का जो है मृत्यु हो जाता है। यह वायरस जो है इबोला वायरस परिवार से जो है संबंधित है। तो अभी रवांडा में जो है बहुत बड़े स्तर पे फैला था, लेकिन अब इसको जो है समाप्ति की घोषणा किया गया है। तो देखिएगा, मैप शायद आपका लगाना भूल गए हैं, तो आप देखेंगे यहाँ जो है इसको जब देखेंगे तो आप जो है अफ्रीका में केन्या के आसपास जो है देश स्थित है। तो याद रखना है, वहां आप जाकर के मैप में देख लीजिए। हम वैसे दिखाते हैं, लेकिन देखिएगा ये मिस हो गया होगा मैप। अगला देखिएगा, किस राज्य सरकार ने जो है भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए जो है स्वर नामक प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है। तो आपको बताना है कौन से जो है राज्य ने इसको शुरू किया है। तो सही उत्तर आपका है गुजरात ने जो है ये शुरू किया है। तो इसका जो है फुल फॉर्म देखिएगा, पहले फुल फॉर्म जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि गुजरात ने जो है स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म है स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्सेज। इससे क्या है, जैसे आप बोल देंगे कि हमें जो है कोई टेक्स्ट मैसेज जो है लिखना है, तो आप उसको बोल देंगे, वो जो है आप लिखा जाएगा। उसके बाद वो जो है आपका डायरेक्ट मुख्यमंत्री जो सीएमओ होता है, सीएमओ ऑफिस, वहां तक जो आपका संदेश पहुंच जाएगा। तो स्वर का फुल फॉर्म है स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्सेज। इस प्लेटफॉर्म यह प्लेटफॉर्म जो है भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में जो है मदद करेगा। इसमें जो है स्वदेशी एआई सिस्टम और भाषणी का उपयोग जो है किया गया है। तो याद रखना है, जो है आज जनता की जो है समस्याएं डायरेक्ट जो है सीएमओ तक जो है लिखित माध्यम से जो है पहुंचाई जा सकती है, इसलिए इसको जो है लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुजुकी मोटर कारपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष जो है ओसामू सुजुकी का जो है निधन हो गया है। तो उन्हें पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा दिया गया था। तो कब दिया गया था ये आपको बताना था। तो ये देखिएगा, आप सब देखे होंगे सुजुकी जो है
जो आपका कार जो है चलती हुई जो है दिख जाएगी। ज्यादा करके सुजुकी कार चलती है, तो ये जापान की कंपनी है। ओसामी सुजुकी के नाम पर इसका जो है सुजुकी इस कंपनी का नाम पड़ा है। तो जितने लोग जो है अभी कंफ्यूज थे कि सुजुकी क्यों कार का नाम पड़ा है, तो सुजुकी जो है ये इन्हीं के नाम पे, ओसामू सुजुकी के नाम पे ये बना था। तो याद रखना है, ये कंपनी का नाम है, व्यक्ति के नाम पर जो है सुजुकी नाम पड़ा है। तो याद रखना है, इसके जो है जो चेयरमैन थे उनका जो है डेथ हो गया है। तो इनको जो है भारत सरकार द्वारा जो है पद्म भूषण जो है 2007 में दिया गया था। तो याद रखना है 2007 में इनको जो है पद्म भूषण दिया गया था। तो देखिएगा, सुजुकी मोटर कारपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष रहे थे, चेयरमैन रहे थे और सीईओ रहे थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ओसामी सुजुकी का जो है 94 वर्ष की उम्र में जो है निधन हो गया है। जापान के ओसामू सुजुकी को जो है टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो है योगदान के लिए भारत सरकार ने जो है 2007 में पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया था। तो याद रखना है किसको जो है किया था, सुजुकी मोटर कारपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष जो है ओसामू सुजुकी का। तो सुजुकी इन्हीं के नाम पर जो है ये बना है कंपनी। आपको याद रखना है, भारत में जो है बहुत ज्यादा चलने वाली कार है, आप सब जानते हो, क्योंकि जो है एक जो है मिडिल क्लास फैमिली के लिए अच्छा है, क्योंकि एवरेज भी कार का अच्छा है और प्राइस भी जो है अच्छे प्राइस में मिल जाता है। इसलिए जो है आप बहुत ज्यादा कार देखेंगे रोड पर इसको, सुजुकी को। तो ये देखिएगा प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो है इनका व्यवहार, और ये है जो है सुजुकी, ओसामू सुजुकी। तो जापान के ये थे, आपको याद रखना है। जापान का मैप आपका है, इसमें जो है 4 द्वीप हैं, इसको हम हमेशा बताते हैं, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। तो याद रखना है, शिकोकू जो है ये सीरीज में लगाने को पूछा है, तो आपको याद रखना है। इसकी राजधानी आपका टोक्यो है, जो होन्शु द्वीप पर है, सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस भारतीय क्रिकेटर को जो है मेलबर्न क्रिकेट क्लब जो है एमसीसी की जो है मानद सदस्यता यानी हनररी लाइफ मेंबरशिप जो है दी गई है? तो सही उत्तर आपका रहेगा विकल्प में महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, सुरेश रैना, सौरभ गांगुली। तो सही उत्तर आपका रहेगा सचिन तेंदुलकर को जो है ये मेलबर्न क्रिकेट क्लब का जो है मानद सदस्यता दी गई है। इसमें क्या है, जब यहाँ कोई फंक्शन होगा, कोई जो है अवार्ड होगा, कोई सेरेमनी होगा, तो उनको जो है इसमें बुलाया जाएगा, इसमें जो है सम्मान के साथ जो है इसको बुलाया जाएगा और उसमें पार्टिसिपेट करवाया जाएगा। तो सचिन तेंदुलकर को जो है यह मानद सदस्यता विश्व क्रिकेट में जो है असाधारण योगदान के लिए जो है ये दिया गया है। आप जानते होंगे जो ये दिया गया है ये सम्मान मेलबर्न, ये ऑस्ट्रेलिया का है, तो ये भी आपको याद रखना है। सचिन को जो है ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक जो है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से भी जो है 2012 में सम्मानित किया जा चुका है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो सचिन तेंदुलकर को हमको नहीं लग रहा है कि किसी को इमेज दिखाने की जरूरत होगी, वैसे हम लगा दिए हैं, लेकिन आप सब जानते होंगे सचिन तेंदुलकर को। अगला देखिएगा, 150 गंतव्य को जोड़ने वाली भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है कौन सा बन गया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा इंदिरा गांधी जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली जो है ये अभी तक का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है जो भारत पूरे विश्व में, मतलब पूरे विश्व क्या कह लीजिए, जो 150 स्थानों को जो है अपना प्लेन भेज रहा है। यानी समझ रहे हैं इस बात को कि नहीं, यानी 150 देश में पूरे विश्व के पूरे भारत में जो है ऐसे ऐसे देश ऐसे ऐसे जगह जो है 150 जगह से इसका जो है प्लेन का आवागमन होता है। तो पहला ऐसा बना है जो 150 जगहों पर जो है गंतव्य तक जोड़ने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना है। तो 150 स्थानों पर ये भेजता है अपना प्लेन जो है, और वहां से आता है वहां जाता है। तो याद रखना है भारत का पहला बना है, इसलिए जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। देखिएगा ये जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली जो है 150 गंतव्य को जोड़ने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है बन गया है। तो याद रखना है इसको। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आपका सेशन कैसा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक जो है जरूर शेयर करिएगा। तो नए सेशन में जो है नए साल में जो है आप नए सेशन नए साल में लेकर आएंगे जो है। वैसे अभी एक सेशन आपका स्पेशल मिल जाएगा कोई जो है शाम तक, उसको देखिएगा, लेकिन करंट अफेयर्स का सेशन अब नए साल में लाया जाएगा। और नए साल के में आपको बता रहे हैं कि आपको कुछ ही दिन में जो है स्पेशल टॉपिक जो है मिलने लगेगा एनसीईआरटी वगैरह का, तो आप उसको जो है देखिएगा। तो फिर